गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक रिलेशन। ठीक है, चलिए ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, बोर्ड स्टैंडर्ड लेवल पे, और फिर हम आपको कॉम्पिटेटिव पार्ट ऐसा कराएंगे। आइए रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्लास 11th में भी एक चैप्टर देखा था हम लोगों ने, सेट्स। तो बेसिक नंबर सिस्टम जान लेते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? एन से। मीन दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बताइए? वन से। वन, टू, थ्री एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं आप? जेड से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहीं पे एक नंबर और बताइए, होल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज अ होल नंबर? होल नंबर की आप बात करेंगे, नेचुरल नंबर में आपने जीरो भी इंक्लूड करा दिया, दिस इज कॉल्ड एन होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो की राइट हैंड साइड से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ध्यान रखेंगे कहाँ से पॉजिटिव इंटीजर की स्टार्टिंग होती है? यहाँ से। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर डिनोट किससे करते हैं? क्यू प्लस से। पॉजिटिव से क्लियर है आपको। आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर, आर प्लस से डिनोट करते हैं दिस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, आर दी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, तो आप तुरंत n लिखा है तो इसका मतलब तुरंत ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि n को क्या लेंगे आप? नेचुरल नंबर। जेड लिखा है इंटीजर, क्यू लिखा है रेशनल नंबर, आर लिखा है रियल नंबर। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए, हम लोगों ने 11th क्लास में जब रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब आइए समझते हैं एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। For two non-empty set A and B, the first element of the pair of set A and second element is taken from set B. और सिंपल लैंग्वेज में आप कहिए, सेट A कोई गिवन है आपके पास, 1 2 ले लीजिए। सेट B कोई गिवन है, चलिए सपोज करें A B C ले लीजिए। आप वो सारे कलेक्शन लिखिए ऑर्डर्ड पेयर के A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे लेंगे आप? देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कॉमा बी मीन्स सच ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ऐसे लिख रहे हैं आप ऑर्डर्ड पेयर, जैसे आपने लिखा 1A, जैसे आप इंटू नहीं कराते 1 का इंटू ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, वैसे ही आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे 1A 1B 1C। अब आप यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपका सेट ए का होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो किसका होना चाहिए? सेट बी का होना चाहिए। यही यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है आपका, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा आपने, इसमें जो सेट ए है, पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था? ए। सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका होना चाहिए? सेट बी का होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल समझेंगे। कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई सेट ए ये गिवन है, सेट बी ये गिवन है। आपसे ये कहा गया कि ए क्रॉस बी बताइए। ए क्रॉस बी का मतलब यही हुआ ना आपका। अब देखिए, ए क्रॉस बी एक बार अगेन समझिए, A1 को उठाइए और सभी के साथ ऑर्डर पेयर ले लीजिए। तो देखिए A1 B1, A1 B2, A1 B3। A2 को उठाइए, सभी के साथ ऑर्डर पेयर A2 B1, A2 B2, A2 B3।
A3 को उठाइए, सभी के साथ ऑर्डर पेयर लीजिए, A3B1, A3B2, A3B3। चलिए एक एग्जांपल और करिए। ये सेट ए दिया था, ये सेट बी दिया था, आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करके बताइए। तो ए क्रॉस बी आप कैसे बताएंगे? ए का ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने, किसके साथ बताइए? पी के साथ। अगेन ए का ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने क्यू के साथ, ए का ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने आर के साथ। सिमिलरली बी को उठाइए, बी का ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने पी के साथ, अगेन बी का ऑर्डर लिया आपने क्यू के साथ, बी का ऑर्डर लिया आपने आर के साथ। सिमिलरली सी पी, सी क्यू एंड सी आर, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यही के आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में अब ये रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है आपका? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आप पिक कर लेते हैं, वो आपके जो कंडीशन गिवन रहेगी आपके रिलेशन में, वही क्या कहलाएगा? आपका रिलेशन। समझिए एक बार अगेन आप रिलेशन की मीनिंग समझिए। सपोज करिए सेट ए गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5, बी गिवन है आपके पास 2 3 4 5 6 7, और आपको रिलेशन में ऐसा कुछ कहा गया x, y such that 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए क्रॉस बी बताइए, ए क्रॉस बी में यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 5, यहाँ पे कितने हैं? 6। तो ए क्रॉस बी में जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बने होंगे वो 30 ऑर्डर्ड पेयर बने होंगे। उन 30 ऑर्डर्ड पेयर में से वो ऑर्डर्ड पेयर आपको बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब बताइए, जैसे x की वैल्यू आपने 1 ले रखा है यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 आ गया ना, तो y पिक के प्लेस पे क्या पुट करिए कि 0 आ जाए 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर देखिए 1 3, 1 3 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपने 1 लिया और y की वैल्यू क्या लिया? 3। यहाँ पे 1 पुट कराइए, 3 1 जा 3 माइनस 3 क्या बन गया? 0। अगेन नेक्स्ट बताइए, अगर x पे 2 ले रहे हैं तो y क्या लेना होगा? 6। अगर x पे 3 ले रहे हैं तो y तो सेकंड सेट का होना चाहिए ना आपका, तो बट यहाँ पे 3 लेंगे तो 9 होना चाहिए, बट 9 तो अवेलेबल ही नहीं है आपका। तो ऑर्डर्ड पेयर में केवल कितने एलिमेंट आ गए आपके? 2 एलिमेंट आ गए ये। तो मतलब रिलेशन क्या बना आपके पास? रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया आपके पास 1 3 एंड 2 6। अब बताइए कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, यही जो रिलेशन हमने बनाया सिंपल लैंग्वेज में आप ये कहेंगे कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी, इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आप पिक कर लीजिए जो आपके सिचुएशन में, जो कंडीशन में आपको गिवन हो, वो आपके जो भी कंडीशन सिचुएशन यहाँ पे गिवन रहेगी आपको, वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लीजिए, वही क्या कहलाता है? आपका रिलेशन। यहाँ तक आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। आइए समझते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो पहला टाइप है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन देखिए नाम से क्लियर हो रहा है ना आपको कि एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनने चाहिए आपके पास। सिंपल सा रिलेशन R in a set A is called empty relation if no element of A related to any element of A, means phi is the subset of A cross A। अब देखिए एग्जांपल देखिए, सेट A में एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 और ये रिलेशन डिफाइंड है A प्लस B इक्वल टू 10। अब आप बताइए, ये A दिया था और A क्रॉस A में रिलेशन पूछा था आपसे ना, ठीक है? रिलेशन इन ए कहीं पे भी दिया है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि किस में हमें देखना है? ए क्रॉस ए में देखना है। अब आप बताइए,
सेट ए में कितने एलिमेंट दिए थे? 4। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे? 4 यहाँ पे भी है, 4 और यहाँ पे भी है, 4 इंटू 4, ये टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अब इन 16 ऑर्डर्ड पेयर में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम आपका 10 दिख रहा हो? एम्प्टी रिलेशन नाम से क्लियर है आपको कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब आप बताइए यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका एलिमेंट का सम आपका 10 आ रहा हो? जी नहीं, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिनके एलिमेंट का सम क्या बन रहा हो? आपका 10 बन रहा हो। ठीक है, तो ये बन गया क्या आपका? दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिएगा। सेकंड शायद इन्वर्सल रिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। A relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R for every A belongs to A. मीनिंग समझिए, फॉर एवरी मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सेट ए में अगर एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, तो जो रिलेशन है ना, जो ये आपका रिलेशन डिफाइंड है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, एडिशनल कुछ भी लिखा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये होना मस्ट है आपके पास, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मस्ट है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर रखे हों, कोई इशू नहीं है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। वंस अगेन एक बार आप समझेंगे क्या कहा गया है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का, सेट ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट है, तो इनके जैसे 1 यहाँ पे अगर एलिमेंट है सेट में, तो जो रिलेशन है उसमें 1 1 होना आपका मस्ट है। अगर 2 एलिमेंट है आपके सेट में, तो 2 2 होना आपके रिलेशन में मस्ट है। अगर 3 है एलिमेंट में, तो 3 3 होना आपके रिलेशन में मस्ट है। ये तीनों मस्ट हैं, एडिशनल आपका कुछ भी रहे तब भी वो रिलेशन क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा। आइए एग्जांपल देखिए, हम सेट ए में एलिमेंट दिया था 1 2 3, आर रिलेशन की बात करें 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। अब आप बताइए, रिफ्लेक्सिव देखना था, तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए था आपका, 1 1 हाँ जी है, 2 है तो 2 2 भी है, यहाँ पे एलिमेंट में 3 है तो आपका 3 3 भी है। ठीक है, अब बताइए, देखिए 1 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, आपका 3 3 भी इस रिलेशन में है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन समझिएगा, कोई भी रिलेशन है इन सेट ए में, उसे सिमेट्रिक कब कहेंगे? इस पर ध्यान रखेंगे, इस बार सेट से आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है डिफिनेशन इफ से, इफ A1 A2 belongs to R, this implies that A2 A1 is also belongs to R, और all A1 A2 belongs to A, A1 A2 जो है वो A के ही होने चाहिए। या फॉर ऑल ना बोल के यहाँ पे आप सम बोल सकते हैं, सारे A1 A2 की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इस बार इस सेट से आपको कोई मतलब नहीं था, बस इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में, और रिलेशन बनाए तो ऑब्वियस सी बात एलिमेंट तो होंगे ही। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर इस रिलेशन में a कॉमा b आ गया, 1 2 आ गया, तो 2 1 का होना मस्ट था। 1 2 आ गया तो 2 1 भी है, 2 3 आ गया तो 3 2 का भी होना मस्ट है। 1 1 का तो सिमेट्रिक 1 1 ही बनेगा, 3 3 का भी सिमेट्रिक 3 3 बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में एक और एग्जांपल ले, सपोज करिए हम बात करें सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, और रिलेशन में आपको कुछ ऐसे दे रखा है 1 1 2 2 1 3। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे 1 3 तो है इस रिलेशन में,
लेकिन 1 3 का सिमेट्रिक वाला रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? 3 1 नहीं है ना। अगर 3 1 इस रिलेशन में नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1 2 इस रिलेशन में है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, इस बार सेट से डेफिनेशन नहीं स्टार्ट हो रही है, इस बार कहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है? आपकी रिलेशन से स्टार्ट हो रही है। If A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, this implies that A1 A3 is also belongs to R। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए A1 A2 जहां से ये इसकी एंडिंग है अगले ऑर्डर्ड पेयर की, वहीं से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं A1 A2 जहां से इसके एंडिंग है वहीं से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा हो, तो कॉमन वाले ऑर्डर्ड पेयर को हटा के A1 A3 इज आल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देखिए AC है, CD है, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा बना? C है ना। तो C को हटाने के बाद AD इसमें ऑर्डर्ड पेयर में मस्ट होना चाहिए, वो AD आपके ऑर्डर्ड पेयर में है। या और देखना चाहे तो AB है, BB है, तो BB हटाएंगे तो AB तो यही वाला बन गया, CC तो है ही है। ठीक है, ये रिलेशन बन गया आपके पास क्या? ट्रांजिटिव। अच्छा, इसी रिलेशन को अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या होना चाहिए था? ABCD है, ए का होना मस्ट था, BB होना मस्ट था, CCDD, बट यहाँ पे तो AABB BB है, CC है, बट AA और DD नहीं है। A का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ और D का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ नहीं है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों बोलेंगे है? क्योंकि AC इस रिलेशन में है, CD भी इस रिलेशन में है, तो अगर ये कॉमन पार्ट आप हटाते हैं मतलब AD भी इस रिलेशन में है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब वो रिलेशन क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। एनी रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन R is reflexive and symmetric and transitive। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल है। अब आपको ये प्रूव कराना था यहाँ पे, सो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो बताइए कैसे बताएंगे इसको आप? रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे आप ये कहेंगे अगर सेट के एलिमेंट में 1 2 3 है, 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था? खुद का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ। तो आप बताइए 1 1 इस रिलेशन में है, ठीक है। 2 2 बताइए, 2 2 भी है, 3 3 भी है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलते हैं आप? 1 1 अगर सेट में एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए ना। अब बताइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहेंगे आप? अगर 1 2 इस रिलेशन में है, ठीक है, अगर 1 2 इस रिलेशन में है तो 2 1 का भी तो होना चाहिए आपके पास। अगर 1 2 इस रिलेशन में है सिमेट्रिक के लिए तो 2 1 भी होना चाहिए, बट आपके पास 2 1 इस रिलेशन में नहीं है। ट्रांजिटिव बताइए क्यों नहीं है? अगर आपके पास 1 2 इस रिलेशन में है, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर उठाइए, 2 3 भी इस रिलेशन में है, तो ये कॉमन वाले एलिमेंट को हटाएंगे तो 1 3 भी आपका इस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखिए। कोई सेट ए गिवन है ABCD, इसमें रिलेशन और ये गिवन है AB AD AC BB BD।
आपको ये बताना तो इसमें कौन सा है। अब आप बताइए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए था क्या ए बी बी सी सी डी डी। अब आप बताइए क्या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि ए तो दिख ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक आप बताइए, अगर यहाँ पे ए बी आ गया, अब बताइए अगर इस रिलेशन में ए बी है तो बी ए का भी होना मस्ट था ना, बट क्या बी ए है इस रिलेशन में? नहीं है। ट्रांजिटिव बताइए, अगर आपके पास ए बी है, बी डी है, तो ए डी भी होना चाहिए। हाँ जी, ए डी है। इसमें दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो चलिए फिर एनसीईआरटी रेंज निकालो। रेंज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? एक्स क्या रखा अपन ने, इसका डोमेन देखो, फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हर एक रियल नंबर रख सकते हो, पर बस x की जगह जीरो मत रखना, ठीक है? नहीं तो ये 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड होता है वो। ये डोमेन आ गया। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? आप ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 1/x, और यहां से ये लिखो कि x कितना है 1/y। अब सोचो, क्योंकि x जो है वो रियल नंबर है, तो यहां पर y की जगह क्या क्या रखा जा सकता है ताकि ये नंबर रियल आए? तो किस नंबर का रेसिप्रोकल रियल होता है? हर एक नंबर का रेसिप्रोकल रियल होता है एक्सेप्ट जीरो। तो y की जगह आप यहाँ पर सब कुछ रख सकते हो, बस जीरो नहीं रख सकते। तो y की जो वैल्यूज होती है वही रेंज होता है, तो y की जगह ये सब रख सकते हो, तो वही वैल्यूज हैं, वो y का या फंक्शन का रेंज हो गई। तो y का वैल्यू आया ऑल रियल है एक्सेप्ट जीरो, है ना, और यही फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, तो यहां तक अपन ने कर लिया। शो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय 1 1 and on to कर लिया अपन ने। 1 1 के लिए क्या करेंगे? 1 1 को चेक करने के लिए करना होता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और उसका सोल्यूशन केवल क्या आना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन 1 1 के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये लिखा अपन। f(x1) हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, यहां से आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, सही है। तो यहां से एक ही चीज आई कि x1 और x2 बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है 1 1। ठीक है, लिख लो इंप्लाइज 1 1। ठीक है, अब तक अपन ये दोनों पार्ट कर चुके हैं 1 1 on 2। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम एज r माइनस। अब जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया, f और उसके डोमेन में रखे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन में रखा r स्टार। ठीक है, हाँ अब बताओ क्या रिजल्ट ट्रू होगा? क्यों? डोमेन में नेचुरल नंबर है ना, तो अभी ये क्या हो गया? डिस्क्रीट हो गया, अपने को एक एक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट ही बोल सकते हो, या कुछ डायरेक्ट बोलना चाहते हो तुम कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑन टू तो होगा ही नहीं, उसकी को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही, यही है ना, क्योंकि आप सोचो ना 1/x में अगर आप नेचुरल नंबर रख रहे हो x की जगह, तो क्या ये नंबर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं, तो नेगेटिव नंबर तो रेंज में हुए ही नहीं। ठीक है, लिख लो 1/x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर नॉट इन रेंज, नेगेटिव नंबर्स नॉट इन रेंज implies range is not equal to कोडोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ? ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, नॉट ऑन टू। अच्छा, 1 1 के बारे में 1 1 के बारे में क्या कह सकते हो? 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि ये लिखेंगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, ये आ जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, x1 इज इक्वल टू x2, तो कितना आ गया 1 1। 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, फंक्शन जो है 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। तो इज इट ट्रू, इसने पूछा है इफ द फंक्शन इज रिप्लेस n विद को डोमेन बीइंग, इज द रिजल्ट ट्रू? नहीं, ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू नहीं रहेगा।
चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी यानी कि 1 1 और 1 2 चेक करना है अपने को। तो बताओ n to n है, ये ध्यान रखा करो हमेशा, फंक्शनल रिलेशन पर मत जाया करो, हमेशा ये भी ध्यान रखो कि डोमेन में क्या है और को डोमेन में क्या है। तो बताओ पहले ऑन टू चेक कर लिया करो, रेंज निकालना बहुत आसान होता है। हाँ तो बताओ y का वैल्यू ऑन टू है कि नहीं है, पहला वाला ऑन टू है। अरे कहां से ऑन टू है, माइनस हो जाएगा, क्या बोलो ऑन टू क्यों नहीं है, कोई रीजन बताओ। वो तो सही बात है, पर कोई रीजन तो दो कि देखो ये नंबर जो है रेंज में नहीं है, ये नंबर रेंज में नहीं है। अरे इसका रेंज निकालो, इसमें n x की जगह 1 रखा है, रेंज क्या आया 1, x की जगह 2 रखा कितना आ गया 4, x की जगह 3 रखा कितना आ गया 9 डैश डैश डैश। देख रहे हो ये आया इस फंक्शन का रेंज। तो क्या ये जो सेट है क्या वो नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है? नहीं सर, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन नॉट ऑन टू, ठीक है ना। तो लिख लो यहां पर, लिख देना है यहां पर कि रेंज इज दिस, रेंज है, परंतु ये क्लियरली दिख रहा है कि को डोमेन के बराबर नहीं है, नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। हाँ अब आगे बताओ 1 1 के लिए बताओ, है 1 1 है, हाँ है ना 1 1, सही बात है भाई। आप ये सोचो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और x की जगह आप क्या रख रहे हो, केवल नेचुरल नंबर। तो जब आप सॉल्व करोगे ना f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। फिर आप इसके फैक्टर लिखोगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, सही है, ऐसा लिखोगे। और क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम 0 हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो 0 होगा नहीं, तो डेफिनेटली केवल एक ही बात हो सकती है, और वो बात क्या है x1 इज इक्वल टू x2, समझा था ना। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 का आंसर केवल क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, तब 1 1 होता है। तो सही है, ये 1 1 आ गया। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। हाँ अब सेकंड पार्ट बताओ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड बिट z टू z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ, क्योंकि इसकी रेंज ऑल पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, इसका रेंज और को डोमेन बराबर। सही है, सेकंड के लिए बिल्कुल सही बोला तुमने, सेकंड के रेंज में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो रेंज हैज नो नेगेटिव इंटीजर्स, रेंज हैज नो नेगेटिव इंटीजर्स, दैट्स व्हाई कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज implies not surjective, not surjective। लिखिए यहां तक, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने सब्जेक्टिव की बात कर ली, अपन इंजेक्टिव की बात करते हैं। बताओ इंजेक्टिव है नहीं है ना, क्योंकि अपन अगेन यही लिखेंगे अपन, है ना। और क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 0, सही है, दो इंटीजर्स का सम तो 0 हो ही सकता है ना। तो बोल दो यहां पर, है ना, कि फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है 1 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर 1 आ रहा है, इंप्लाइज मेनी 1 या नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ठीक है, चाहे इस तरह से बोल दो चाहे डायरेक्ट दिखा दो, एक वैल्यू दिखानी होती है अपने को, कोई दो एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज बता दो तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, ठीक है। तो अपन ने 1 और -1 का इमेज सेम दिखा दिया। हाँ अब ये थर्ड वाला ऑन टू है, गलत है। अरे भाई रेंज जो है आर कहां आ रहा है, रेंज तो 0 से इनफाइनाइट होगा ना। अरे स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन है ना, रेंज में अगेन क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो लिख लो रेंज डज नॉट कंटेन्स नेगेटिव नंबर, तो क्या हो गया, नॉट सर्जेक्टिव। रेंज निकालना तो बहुत आसान होता है तुम। हाँ 0 से इनफाइनाइट आया यहां तो, ठीक है, रेंज आया 0 से इनफाइनाइट, तो दिख ही रहा है मेरे को। तो स्क्वायर तो पिछले टर्म क्या हो, पिछले साल अपन ने किया था अच्छे से, है ना। तो रेंज है 0 से इनफाइनाइट, तो इस वजह से रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव आ गया। अब बताओ 1 1 है कि नहीं है, नहीं है।
अपन ने अभी भी एनसीईआरटी में तो इलस्ट्रेशन था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 भी आ रहा है ना, x1 प्लस x2 0, इसका मतलब नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। 1 और -1%। हाँ 1 और -1 सेम है, यहाँ पर बोल दो, कैसे बोल दो, ठीक है। ये बेसिकली लिखना होगा, अगर अपने को 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो अपन ये वाली चीज लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब अपन फोर्थ पार्ट पर आ गए, n to n f इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले बताओ क्या ये ऑन टू है क्या? नहीं, हाँ, रेंज बताओ इसका। रेंज रियल रियल? तो अरे नेचुरल नंबर रख रहे हैं इसके अंदर इनपुट में। अच्छा, नेचुरल नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें कि भाई ये ध्यान दो ना कि यहाँ पर ये डोमेन और को डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसी के बेस पर तो डिसाइड करेंगे। हाँ, रेंज बताओ। 19 9 18 हाँ 1827। हाँ ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है ना, ये रेंज है। तो इसमें रेंज में क्या 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो लिख लो रेंज इज नॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आया क्या? नहीं आया। अच्छा, अब जो है 1 1 की बारी, बताओ। तो अपन ने लिखा f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। यहां से कितना आया? x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आया? x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज 0, ठीक है, ये आ रहा है। अब सोचो, अगर x1 x2 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल इंटू नेचुरल क्या होगा? नेचुरल। नेचुरल का स्क्वायर अगेन नेचुरल। नेचुरल प्लस नेचुरल क्या होगा? नेचुरल। तो ये नंबर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो केवल एक ही बात हो सकती है कि x1 और x2 बराबर आए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से केवल एक ही रिजल्ट आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि क्या आ गया? 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। हाँ बालक, अब ये बताओ। रेंज निकालो। हाँ, रेंज निकालो, कितना आएगा? 0 -1 सही है। 8। अरे ऐसे 1 2 एलिमेंट लिख के बता दो ना। 0 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, है ना, -1 आएगा, -8 आएगा, है ना, एंड डैश डैश, ऐसे आएंगे रेंज, ठीक है। तो क्या रेंज में 2 आया क्या? नहीं। 3 आया? नहीं आया। रेंज कंटेन्स परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है ना, रेंज कंटेन्स परफेक्ट क्यूब, हेंस नॉट इक्वल टू एंटायर जेड, है ना। रेंज इज नॉट कंप्लीट जेड, इट ओनली कंटेन्स क्यूब्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो क्यूब्स ऑफ इंटीजर्स जो ये होते हैं, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 ये नहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या ये 1 1 होगा क्या? 1 1 है ये? सही बात है ना, ये क्या आएगा? 1 1 आएगा। तो कुछ बताओ तो कैसे, क्या लिखोगे? ये लिखोगे? इंटीजर का स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो। ये सब इंटीजर ही है। इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर। तो इंटीजर कभी 0 नहीं हो सकता, सही है ना। ये कैसे प्रूव किया कि इंटीजर कभी 0 नहीं हो सकता? इंटीजर तो कुछ एक इंटीजर ऐसे होते हैं ना जो 0 होते हैं। हाँ 0। हाँ तो कैसे? x1 x2 को 0 हो गया, 0 था। तो आपको ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का, अगर तुम कह रहे हो कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि यहां से अपन एक ही टिप्पणी दे सकते हैं, उसका नाम क्या है? x1 इज इक्वल टू x2। इसके अलावा कुछ और रिलेशन नहीं होगा x1 x2 में। हाँ तो बताओ कैसे? x1 0 बेसिकली तुम्हें ये प्रूव करना है, कि जो क्वांटिटी है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। x1 x2 अगर इंटीजर है, ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये प्रूव करना है। सही बात है ना? हाँ बोल, तुम कुछ कह रहे थे। x1 अगर 0 ले लेंगे, x2 तो कुछ होगा इंटीजर कोई। ऐसे तो फिर तो ढूंढते रहोगे संसार भर में, नहीं? पूरी दुनिया में तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं। ये साबित करना है x1 x2 कोई भी इंटीजर ले लो, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है।
हाँ मैं बताता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाया अपन ने, है ना, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बताया, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया ये, a स्क्वायर 2 इंटू दिस कितना आ गया, ab, है ना। इस तरह से अपन ने ये वाली चीज को क्या सोचा, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये अपन जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अच्छा, फिर बाकी क्या बचा, बाकी यहां पर साइड में लिखा था x2 का स्क्वायर, और ये बनाने के लिए अपन ने क्या किया, माइनस x2 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर, है ना, ये बन रहा है। तो अब ये पूछना है अपने को कि क्या ये क्वांटिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? हाँ, हो तो सकती है, जब x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि भाई दो नंबर है, उनका स्क्वायर 0, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। और ये 0 कब आएगा, जब x2 0 और x2 0 होने के बाद x1 0, तभी तो आएगा ये। अगर x2 0 है तो x2 0, तो इसका स्क्वायर 0 मतलब x1 0। और x1 और x2 ये कब 0 आया, ये 0 तब आया जब x1 x2 दोनों बराबर हो, और किसके बराबर हो, 0 के। वो तो यहां से आ ही रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और आया है क्या, नहीं, x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सही है, ये वाली चीज 0 का मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज 1 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कितना आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, लिख लेना अच्छे से ना कि ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन अगले क्वेश्चन पर आ गए। थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज बताओ क्या होता है, रेंज क्या होता है? सही है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लो। रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है भाई, तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, क्या वो रेंज, क्या ये रेंज R के बराबर हुआ? नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू ऑल रियल, है ना, क्योंकि हाफ, माइनस हाफ, 3/2 ये सब जो नंबर है वो आए ही नहीं, केवल 1 -1 0 -1 2 3 4 ये सब आए, इंटीजर आ रहे हैं केवल, सेट ऑफ इंटीजर R नहीं होता। हाँ, अब मेनी वन के लिए तो एक कोई दो एलिमेंट बोल दो, कौन से दो नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम आएगा, बता दो ऐसे ही। कौन से दो नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होगा, 0 से लेकर 1 तक सबका ही सेम आएगा। हाँ, तो कोई दो बताओ तुम तो मेरे को। 0.1 ले लो और 1 ले लो, अरे 0 ले लो और 1 ले लो, 0.1 ले लो, हाफ ले लो, चलो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेनी वन। बस ये एग्जांपल लेकर के बोल दो, नॉट 1 1 या मेनी वन। f ऑफ 0 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का, और f ऑफ हाफ 0 होता है। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f R2R गिवन बाय f इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। mod x का रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट। हाँ ठीक है ना, लिख लो mod x का रेंज है, रेंज ऑफ mod x इज 0 से इनफाइनाइट। तो क्योंकि ये R नहीं है, 0 से इनफाइनाइट जो है इज नॉट इक्वल टू R इंप्लाइज नॉट ऑन 2। ठीक है, ये हो गया। और क्या, 1 1 के लिए बता दो कोई दो नंबर। हाँ बिल्कुल, 1 और -1 का मॉड जो है वो सेम आएगा, इंप्लाइज नहीं या नॉट 1 1। अच्छा, अब शो दैट दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन mod x इज x। हाँ, तो ये mod x की परिभाषा दे रखी है उसने ना, वो अपन जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। ग्राफ से भी बता सकते हो, है ना, ग्राफ से भी बता सकते हो। शो दैट द सिग्नम फंक्शन इज गिवन बाय इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हाँ भाई, इसका रेंज बताओ सिग्नम फंक्शन का। 1 0 -1। शाबाश, ये अपन ने पढ़ रखा है पिछले साल। रेंज है 1 -1 0। तो ये क्या ये नंबर R आएगा? नहीं, इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू R। तो इसका मतलब हो गया फंक्शन
नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू। हाँ, और मैनी वन है, रियल नंबर ले लेंगे, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, 1 पर 2 पर सब जगह पर वन ही आएगा। फंक्शन का वैल्यू जो है 1 आ रहा है ना, पॉजिटिव के लिए हमेशा 1 है, ठीक है। तो कितना आ गया, नहीं 1। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंड लेट एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है भाई। शो दैट एफ इज 1 1, एफ 1 1 शो करना है। 1 1 कैसे शो करोगे, सिंपल है, तो एलिमेंटल है, और आसान है भाई। 1 1 के लिए क्या करना होता है, ये शो करना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो देखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिखा अपन ने, फंक्शन का वैल्यू दो जगहों पर सेम है मान लो। क्या ऐसा है क्या कहीं पर, कोई ऐसी दो जगह है क्या जहां पर आउटपुट सेम आ रहा है क्या? आउटपुट क्या है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब क्या है, 1 1, ठीक है, लिख लो 1 1। f of x1 is not equal to f of x2 for all x belonging to, for all x1 x2 belonging to 1 2 3 1 2 3 से आप कुछ भी ले लो, f of x1 f of x2 बराबर नहीं आ रहे हैं, इंप्लाइज 1 1, ठीक है, सिंपल। या ऐसे बोल दो, एक लाइन बोल दो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेजेस, 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B। क्या लिख लो, 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B, हेंस 1 1। 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस इन B, हेंस 1 1। और क्या बोला है, शो दैट f इज 1 1। तो बताओ भाई ऑन टू है क्या है, ऑन टू है क्या, नहीं है क्या, नहीं ना, हो भी नहीं सकता, हो सकता है क्या, हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर डोमेन में 3 एलिमेंट हैं और कोड डोमेन में 4 हैं तो कभी ऑन टू आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 एलिमेंट की मैपिंग आप ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट के साथ करा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा, एक एलिमेंट तो मुझे छूट ही जाएगा। तो ये फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू। आप आंख बंद करके बिना इन ऑर्डर्ड पेयर्स के देखे केवल यहीं से बोल सकते हो कि ए टू बी जो भी फंक्शन होगा वो ऑन टू आएगा, क्योंकि सॉरी ऑन टू नहीं आएगा, ठीक है ना। In each of the following cases state whether the function is 1 1 on 2 or bijective, justify your answer। भी चेक करना है whether function is 1 1 on 2 और bijective, 1 1 कोई 1 1 on 2 चेक करना है, अगर 1 1 और on 2 दोनों हो जाएगा तो bijective भी हो जाएगा, justify your answer। तो 1 1 पहले चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। तो f of x1 लिखा अपन ने, इसको बराबर किया अपन ने f of x2 पे, यहां से आ रहा है 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, यहां से क्लियरली दिख रहा है x1 इज इक्वल टू x2, यहां से अपन बोल सकते हैं 1 1, ठीक है, फंक्शन आ गया 1 1। हाँ आगे रेंज निकालो, लीनियर का रेंज क्या होता है, r होता है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिखो 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y, यहां से क्या करो x को घेर लो, तो कितना आ गया 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x, यहां से कितना आ गया 3 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू x, ठीक है, आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब सोचो y क्या क्या हो सकता है कि 3 माइनस y बाय 4 जो है रियल हो, क्या क्या रख सकते हैं यहां पर y की जगह कि 3 माइनस y बाय 4 रियल है, कोई भी रियल रख दो, ये क्वांटिटी रियल, 3 माइनस y बाय 4 इज रियल व्हेन y इज एनी रियल, तो इसका मतलब रेंज इज r। वो स्टेटमेंट लिख लेना 3 माइनस y बाय 4 इज रियल, हेंस y इज रियल, ठीक है ना, y इज रियल। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आ गया, एक तो 1 1 आ गया और एक ऑन टू भी आ गया, है ना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या है सेम, तो ये क्या है बाइजेक्टिव है, लिख लेना ना, ये पहला फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है,
सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड तो खटाखट दिख रहा है, 1 और -1 पर क्या आएगा, सेम। कितना आ गया, मेनी वन, ठीक है। और रेंज बता दो इसका। रेंज भी बहुत आसान है भाई, स्क्वायर फंक्शन का रेंज कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। उसमें आपने 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट। चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, y इज इक्वल टू कितना है, 1 + x², तो y - 1 का रूट, ठीक है, ये आएगा x। तो y की किस वैल्यू के लिए रूट ऑफ y - 1 रियल है, y 1 या 1 से ज्यादा के लिए √y - 1 रियल आएगा, ठीक है। तो y कितना आ गया, > 1। चाहे यहां से बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, दोनों बातें सेम है, ये या ये, है ना। रेंज इज 1 से इनफाइनाइट। तो क्या 1 से इनफाइनाइट r होता है क्या, नहीं, है ना। इसका मतलब क्या आ गया, नॉट ऑन टू। तो नाइदर 1 नॉर ऑन टू। बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। एट्थ क्वेश्चन, A B B sets show that f A cross B to B cross A such that this is bijective function. f A B is equal to B A is bijective. अब ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव होगा। तो पहले ऐसा करो ना, A क्रॉस B और B क्रॉस A लिख लो, A B B सेट्स है, ठीक है, सच दैट f A B is equal to B A is बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शनल रिलेशन को इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो A क्रॉस B लिखा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा करते हैं, A सेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1 2 है, और B सेट मान लेते हैं ABC है। ये तो मैं तुम्हें सवाल को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। अपन फाइनली जो प्रॉपर आंसर होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अच्छे समझाने के लिए लिख रहा हूं। A12 है, B A B C है, तो A क्रॉस B बताओ कितना हुआ, A क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे, देखे थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं, 6। पिछली क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में। तो A क्रॉस B का एलिमेंट लिखो, 1A 1B 1C और 2A 2B और 2C, ठीक है ना। ये A क्रॉस B, B क्रॉस A भी लिख लोगे। B क्रॉस A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है ना, ये आएगा B क्रॉस A। हाँ, अब भाई ये क्या कह रहा है, इसको समझो। ये कह रहा है फंक्शन में अगर हम कोई इनपुट डालते हैं ऑर्डर पेयर A क्रॉस B, तो आउटपुट क्या आता है, B क्रॉस A आता है, ठीक है। A B अगर डाला तो आउटपुट क्या आया, B है, यानी कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या उल्टे हो जाते हैं, हाँ तो ठीक है। अच्छा तो बताओ, पहले तो ऑन टू चेक करते हैं। इस फंक्शन का रेंज जो है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या B क्रॉस A के बराबर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। क्यों, आउटपुट क्या होता है, A B का आउटपुट होता है B A, और A क्रॉस B अगर इनपुट है, इनपुट अगर यहां से ले रहे हैं तो आउटपुट कितना हो जाएगा, B क्रॉस A के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो, फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू A क्रॉस B, जो A B जो है A क्रॉस B में लाई कर रहे हैं, B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ठीक है ना। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, B, A जो है बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ठीक है। तो जितने भी आप इनपुट डालेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, तो जितने इनपुट हैं उतनी आउटपुट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया, वो 1 1 आ गया, लिख लो। फॉर एवरी AB आउटपुट इज यूनिक BA, आउटपुट यूनिक होगा, हर एक AB के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूनिक ऑर्डर पेयर BA ही होगा,
ठीक है ना। वैसे फंक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो फंक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 चेक करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर डाला अपन ने ए बी, ठीक है, और फंक्शन में अपन ने कोई डाला ऑर्डर्ड पेयर a1 b1, ठीक है, ये डाला। तो फंक्शन में अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी डाला तो फंक्शन आउटपुट क्या देता है बी, और फंक्शन में अगर ऑर्डर्ड पेयर डाला तो कितना आएगा b1 a1, और दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहला नंबर पहले के बराबर एंड साथ के साथ दूसरा नंबर दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आंसर क्या आ रहा है, यहां से आंसर आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं a कॉमा b इज सेम एज a1 b1। तो यहां से क्या आ गया 1 1, ठीक है, जो कि मैं वहां पर बोल रहा था यूनिक ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला और दूसरा एलिमेंट इंटरचेंज करोगे तो यूनिक आएगा, यहां से बोल दो। और बाकी तो बता ही दिया अपन ने, है ना। ऑन टू तो अपन पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में कितने होंगे, जितने ए क्रॉस बी के अंदर है। नाइन्थ क्वेश्चन, एफ एन टू एन बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू n plus 1 by 2 by 2, n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. State whether f is bijective, justify your answer. पहले अपन क्या करें, रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालो रेंज। रेंज फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच, रेंज फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच। बताओ भाई, n ऑड रखा, 1 रखा तो कितना आ रहा है, 3 रखा तो कितना आ रहा है 4, 5 रखा तो 5/3, n इज ऑड, ऑड है ना। 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, ठीक है ना, ये आ गए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है। और n इज इवन, रेंज फ्रॉम सेकेंड ब्रांच, रेंज फ्रॉम सेकेंड ब्रांच बताओ, इवन है ना, तो कितना आ जाएगा 1 और क्या आएगा 3, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, तो रेंज क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इन दोनों का यूनियन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इसको लिख लो, ए लिख लो, इसको बी लिख लो। कंप्लीट रेंज इज ए यूनियन बी, और ये आया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हेंस ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है। हाँ, अब क्या 1 1 है क्या, ऐसे डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, दो नंबरों का आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसे दिख गया है ना कि फंक्शन में अगर इसमें 1 रखा और इसमें 2 रखा तो 1 और 2 पर वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। थोड़ा जस्टिफिकेशन के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लिख लो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर अपन सेम ब्रांच से लें, पहली वाली ब्रांच से, यानी कि x1 x2 दोनों ऑड है, तो केस लिख लेना x1 x2 ऑड, बोथ ऑड, तो कितना आ जाएगा x1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 बाई 2। यहां से क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि पहली ब्रांच क्या होगी 1 1 होगी, ठीक है। सेकेंड केस x1 x2 क्या है, इवन, इवन के लिए क्या हो जाएगा x1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 बाई 2, यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। थर्ड, हाँ, एक अपन पहली ब्रांच से ले लेते हैं क्योंकि अपने को तो दूर से ही दिख रहा है, तो अपन x1 बिलोंगिंग टू ऑड एंड x2 बिलोंगिंग टू इवन, ठीक है ना, ये लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऑड और इवन x1 प्लस 1 x2 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है ना। x1 अगर अपन 1 ले लें, x2 2 ले लें, तो यहां से लिख लो, एक सॉल्यूशन है ये, तो
और भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। एक और ऑर्डर्ड सॉल्यूशन हो सकता है क्या, x1 3 और x2 कितना हो जाए 4, ठीक है, सही है। तो कितना आ गया, मेनी 1 आ गया। बोल दो फंक्शन का वैल्यू जो अपन ने x की जगह रखा 1 और फंक्शन का वैल्यू 2, दोनों पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, हेंस मेनी 1। इस क्वेश्चन का आंसर है ना सवाल के नंबर के बेस पर देना, ठीक है ना। अगर एक नंबर का ही सवाल हो तो बोल देना f(1) और f(2) जो है बराबर आ रहे हैं, और अगर हाँ 4 नंबर का हो तो फिर इतना ये बताना पड़ेगा अपने को अच्छे से कि f(x1) = f(x2) ऐसे आया है 1 से। A is all real except 3, B is all real except 1. Consider the function a to be defined by f is equal to x minus 2 upon x minus 3. Is f 1 1 and on to justify your answer. 1 1 and on to रेंज निकाल लेंगे, हाँ। तो ऑन टू पहले कर लेते हैं फिर, है ना। तो y बराबर कर दिया x minus 2 upon x minus 3, ठीक है। तो इसको उधर ले गए, कितना आ गया y इंटू x minus 3 is equal to x minus 2। यहां से अपन ने x लिख लिया, x आ रहा है 3y minus 2, ठीक है, और 3y minus 2 अपॉन x किससे मल्टीप्लाइड है, y minus 1 से, ठीक है यार। अब अपने को सोचना है ये नंबर रियल होना चाहिए, तो ये नंबर बस रियल कब नहीं है, बस y 1 न हो जाए, है ना। ये हमेशा रियल है, बस y 1 न हो जाए, क्योंकि रियल -2 कितना होगा, रियल अपॉन रियल क्या आता है, रियल, बस एक्सेप्ट की रियल जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इज रियल लिख लेना, इज रियल फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट 1, ये हमेशा रियल है, ठीक है। तो को डोमेन के बराबर आ गया, y का वैल्यू यानी कि ऑन टू है, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन ऑन टू। आगे 1 1 के लिए क्या करेंगे, हाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कर लो। तो वहां से आ रहा है x1 minus 2 अपॉन x1 minus 3 इज इक्वल टू x2 minus 2 अपॉन x2 minus 3, ठीक है। फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x1 x2 कटते हुए दिख गए, -2 x2, और चलो लिख लेते हैं x1 minus 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 minus 3 इज इक्वल टू x2 minus 2 x1 minus 3, ठीक है। तो ये आ रहा है x1 x2 -2 x2 -3 x1 plus 6 is equal to x1 x2 -2 x1 -3 x2 plus 6। ये और ये कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा, 2x2 और 2x1, तो 2x2 और 3x2 कितना हो जाएगा, x2 लेफ्ट साइड, और ये से आ जाएगा x1 राइट साइड। तो केवल यही आ रहा है, सही है। तो कितना आ गया 1 1। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू है ना, बाइजेक्टिव है, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन पर आ गए अपन, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज y इज इक्वल टू x⁴, चूज द करेक्ट आंसर। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, में नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, सही है। हाँ बताओ 1 1 है कि नहीं है, अरे शायद हटा दो वहां से, नहीं है, रीजन बताओ। अरे फैक्टर करने की जरूरत है, ऐसे एक एलिमेंट बता दो तुम तो। क्या, अरे 1 1 के लिए क्या देखते हैं, कोई 2 नंबर बता दो जिनका आउटपुट सेम आ जाए।
अरे इतनी देर से कर रहे हैं 1 और -1 1 और -1, तो 1 और -1 पर वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 क्या होगा? सेम। लिख लो f(1) ये भी 1 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैनी 1। और रेंज जो है वो कितना हो जाएगा? r नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं आएंगे, तो कितना हो गया? मैनी 1 × ठीक है, मैनी 1 है और ऑन टू भी नहीं है ना, इधर मैनी 1 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ 12th f = 3x। हाँ भी बताओ, तो रेंज बताओ, रेंज कितना आएगा? रियल आ जाएगा, है ना, क्योंकि y/3 जो है वो हो गया x, और y क्या क्या हो सकता है? ऑल रियल हो सकता है ताकि x रियल आए। y/3 इज ऑल रियल, तो y रियल। ठीक है, तो ऑन टू आ गया, और 1 भी है क्योंकि 3x1 = लिखोगे 3x2, तो क्लियरली दिख रहा है x1 = x2। ठीक है।